नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कंसारा आज के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम आज एक आईसी इंजन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। यदि हम किसी इंजन की बात करते हैं तो इंजन में फ्यूल का कंबशन होगा और उस फ्यूल के कंबशन की वजह से हीट जनरेट होगी। उस हीट का कुछ पार्ट क्या होता है, वर्क में कन्वर्ट होता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कुछ पार्ट। तो क्या हुआ, जो वर्क है वो हमको हीट का 100% नहीं मिल पाया, मीन्स उसका कुछ पार्ट कहीं ना कहीं किस रूप में लॉसेस हुआ। अगर हम लॉसेस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कुछ लॉस, हीट का लॉस जो होता है वो कूलिंग में हो जाता है। हम देखते हैं इंजन में काफी मूविंग पार्ट है तो उनके बीच में फ्रिक्शन भी होगा, तो हमारा क्या है, पावर का लॉस हो रहा है, हीट का लॉस हो रहा है। तो किस किस फॉर्म में हो रहा है और किस किस टाइप का कितना कितना परसेंटेज लॉसेस होता है, उन सब चीजों की जानकारी जो है वो हमें मिलेगी आईसी इंजन या परफॉर्मेंस ऑफ द आईसी इंजन के अंदर। हम यहाँ कुछ बेसिक पैरामीटर डिस्कस करेंगे, उनको बोलते हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर। उनको हमने 3 पार्ट्स या 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली चीज है पावर, सेकंड वन इज एफिशिएंसी और थर्ड वन इज द फ्यूल कंजप्शन। अगर यहाँ हम पावर की बात करें तो हमको यहाँ 3 पावर्स डिस्कस करनी है, जो है इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, फ्रिक्शन पावर। ठीक है। यदि हम यहाँ एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ आपको 5 टाइप्स की एफिशिएंसी डिस्कस करनी है। जैसे इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, रिलेटिव एफिशिएंसी क्या है। अगर फ्यूल कंजप्शन की बात करते हैं तो यहाँ आपके 2 तरह के फ्यूल कंजप्शन हम लोग को डिफाइन करने हैं। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या होता है और इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या होता है। इन सब चीजों की हम काफी डिटेल में जानकारी देंगे और इन सब चीजों को कैसे मेजर करते हैं, इनको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें हमको इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। उससे पहले हमको आज एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो किस किस रूप में हो रहा है, इस चीज को समझना चाहिए। यदि हम यहाँ बात करते हैं किसी इंजन की, तो इस इंजन के अंदर क्या होगा, ये मेरा क्या है, मैंने यहाँ शो रखा, दैट इज Q1। Q1 इज द टोटल हीट सप्लाइड, या ये भी कह सकते हैं जब फ्यूल का कंबशन होगा। फ्यूल का जब कंबशन होगा तो कंबशन की वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड Q1। तो यहाँ मैं बात करूंगा जो टोटल हीट जनरेट हुई मेरी, वो क्या है, यहाँ पे Q1 है। ठीक है। अब क्या होता है, मैं जानता हूँ इंजन क्या ओवरहीटिंग होती है, इस वजह से मुझे इंजन की क्या करनी होती है, कूलिंग करनी होती है। तो यहाँ मैंने शो कर रखा है Q2 इज द हीट लॉस्ट इन कूलिंग। तो यहाँ मैंने कहा कि कुछ मात्रा हीट की थी वो किस में गई, कूलिंग में लॉस्ट होगी। कुछ चीज आपने देखा होगा, हीट का कुछ पार्ट कहाँ जाता है, जब एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलते हैं तो उसमें लॉस्ट हो जाता है। कुछ पार्ट हीट का किस में लॉस्ट हो जाता है, रेडिएशन में लॉस्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जो हीट बची वो क्या करेगी, पिस्टन के ऊपर पावर डेवलप करेगी। ठीक है। तो इस पावर को क्या कहेंगे, ठीक है, ये चीज हम सीखेंगे। उस पावर से क्या करेगा, पिस्टन मूव करेगा। बट पिस्टन जब मूव करना शुरू करेगा तो क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है, वो है फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ मूविंग पार्ट्स हैं और मूविंग पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन होगा हमको उसको भी क्या करना है, जो पावर है उसको ओवरकम करेगी। तो कुछ पार्ट जो यहाँ पर डेवलप हुई, इस Q1 का ये पार्ट तो लॉस्ट हो गया इन चीजों में। अब ये जो बचा हुआ था दैट इज द पावर। उस पावर को हम क्या कहते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ पार्ट लॉस्ट हुआ, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में लॉस्ट होने के बाद जो पावर अवेलेबल होगी शाफ्ट के ऊपर, दैट इज माय आउटपुट पावर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो दैट इज, ये जो चीज हमने डिस्कस करी वो क्या है, मेरा एनर्जी फ्लो। एनर्जी का जो फ्लो है वो किस तरह से हो रहा है, एनर्जी किस फॉर्म में, किस किस रूप में कहाँ जा रही है, ये सारा इस डायग्राम में हमने डिस्कस किया। अब हमको जो डिस्कस करना है वो ये चीजें क्या क्या है। अगर हम बात करते हैं इंडिकेटेड पावर की, तो व्हाट इज इंडिकेटेड पावर। अगर हम इंडिकेटेड पावर की डिफाइन करें, या इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईपी भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ डिस्कस किया था कि टोटल जो हीट जनरेट हुई मेरी वो क्या हुई, आपकी Q1 है। इस Q1 का कुछ पार्ट कूलिंग में लॉस हो गया, एग्जॉस्ट गैसेस में लॉस हो गया और रेडिएशन में लॉस हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वो जो हीट बची हुई थी, वो जो बची हुई हीट थी वो क्या करेगी, पिस्टन के ऊपर पावर डेवलप करेगी। तो हम ये कह सकते हैं पावर डेवलप इनसाइड द सिलेंडर। आगे बात समझ में, तो पावर डेवलप इनसाइड द सिलेंडर इज टर्म्ड एज इंडिकेटेड पावर। जो इंजन के सिलेंडर के अंदर जो पावर डेवलप होगी उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटेड पावर बोलते हैं। तो आप समझ पाए होंगे इंडिकेटेड पावर क्या होती है। सेकंड टर्म है आपकी ब्रेक पावर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय BP। अगर इसकी बात करते हैं हम ब्रेक पावर की, तो दैट इज द पावर अवेलेबल एट द आउटपुट या एट द क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट के ऊपर जो पावर अवेलेबल होगी उस पावर को हमने क्या नाम दिया है, ब्रेक पावर।
आप अच्छे से समझ पाए होंगे ब्रेक पावर क्या चीज है। हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर क्या होती है, उसको किस तरह से मेजर की जाती है। यहाँ बेसिक चीज समझनी है कि इंडिकेटेड पावर क्या होती है। तो इंडिकेटेड पावर इज सिंपली पावर डेवलप्ड इनसाइड द सिलेंडर। आगे समझे। दूसरी चीज ब्रेक पावर क्या है, पावर अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट पे जो पावर अवेलेबल हुई, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रिक्शन पावर की, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, ठीक है। तो ये मेरे टोटल पावर डेवलप हुई जिससे पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है, और ये क्रैंक रोटेशन वो पावर हो गया आउटपुट। बीच में जो पावर लॉस्ट हुई दैट इज द मूविंग पार्ट के बीच में जो फ्रिक्शन है, जो मूविंग पार्ट जितने भी उनके बीच में जो फ्रिक्शन मौजूद है उसमें लॉस्ट हुई। तो ये मेरी फ्रिक्शन पावर क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन पावर इज नथिंग इट इज डिफरेंस ऑफ इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन पावर बोलते हैं। हम यहाँ देख रहे थे टोटल हीट जनरेटेड मेरी कितनी थी, Q1 थी। इसका ये पार्ट मेरा यहाँ लॉस्ट हो गया, उसके बाद जो पावर डेवलप हुई वो इंडिकेटेड पावर थी। इसका कुछ पार्ट किस में चला गया, फ्रिक्शन में चला गया, और बाकी पार्ट कहाँ कन्वर्ट हो गया, ब्रेक पावर में कन्वर्ट हो गया। अब ये तो होगी पावर्स की बात, ये किसकी बात होगी, पावर के। इंजन के अंदर जो पावर डेवलप होगी वो इंडिकेटेड पावर, और इंजन सिलेंडर के अंदर जो पावर डेवलप हुई, और दूसरी चीज जो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर पावर अवेलेबल है दैट इज ब्रेक पावर। और इनके बीच में जो पावर लॉस्ट हुआ टू ओवरकम द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, ये जो पावर थी वो मेरी क्या थी, फ्रिक्शन पावर थी। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर का डिफरेंस निकाल देंगे तो वो फ्रिक्शन पावर आ जाएगी, ठीक है। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी में अगर बात करें तो हमको 5 टाइप्स की इफिशिएंसी डिस्कस करनी है। पहली है इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी, मैकेनिकल इफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी और रिलेटिव इफिशिएंसी। देखो इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी, नाम ही क्या है यहाँ पे, थर्मल। थर्मल का मतलब होता है हीट, है ना। तो यहाँ पे टोटल जो हीट जनरेट हुई वो मेरी क्या है, Q1 थी। पर आप देखोगे इस Q1 का क्या पूरा पावर डेवलप जो सिलेंडर के अंदर हुई उसमें गया नहीं गया। मींस जो इंडिकेटेड पावर थी यदि वो पूरी 100% Q1 था वो IP में चेंज हो जाता तो मेरी जो इंडिकेटेड पावर थी वो 100% मुझे मिलती, जो हीट जनरेट हुई वो 100% इंडिकेटेड पावर में चेंज होती। बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, इस हीट का कुछ परसेंट क्या हो गया, कूलिंग में, एग्जॉस्ट में, रेडिएशन में लॉस हो गया। मींस जो Q1 थी वो पूरी इंडिकेटेड पावर में कन्वर्ट नहीं हो पाई। मींस इसका कुछ ना कुछ परसेंटेज लॉस हुआ। तो यहाँ बेसिकली इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इज नथिंग एल्स दैट इज द indicated power ratio of indicated power to the heat supply, total heat supplied। आ गया समझ में कि टोटल हीट अगर मैं फ्यूल की Q1 सप्लाई कर रहा हूं तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाती है, मेरी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। जो इंडिकेटेड जो वर्ड यूज हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि इट इज द कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटेड पावर। जो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी होती है वो हम इंडिकेटेड पावर के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। सिमिलरली ब्रेक पावर, टोटल हीट का कितना परसेंटेज हम ब्रेक में कन्वर्ट कर पाए। आ गया समझ में। तो देखोगे आप यहाँ फ्रिक्शन में भी लॉस हो गया, एग्जॉस्ट कूलिंग में भी लॉस हो गया, बट कुछ अवेलेबल कितना हो पाया है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक पावर। तो हम बोलेंगे टोटल हीट का कितना इंडिकेटेड पावर में चेंज हो पाया वो तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, और टोटल हीट का कितना प्रतिशत ब्रेक पावर में चेंज हो पाया तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। NBTH इज इक्वल्स टू, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेक पावर। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ब्रेक पावर के बेसिस पे कैलकुलेट, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी देखो ये तो हीट का मैटर था, अब हम पावर के मैटर पे आते हैं। ये टोटल पावर डेवलप हुई थी, मैकेनिकल सिस्टम में आ जाता है। फिर भी क्या हुआ, हमको ये पूरी ब्रेक पावर में चेंज नहीं हो पाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मूविंग पार्ट्स थे तो फ्रिक्शन में लॉसेस हुआ। आगे सर अगर ये लॉसेस कम से कम हो जाए, मूविंग पार्ट्स के जो लॉसेस हैं, तो मेरी ये जो एफिशिएंसी है वो नियर टू 100% हो जाए। बट क्या होता है, फ्रिक्शन में कुछ ना कुछ लॉसेस हुआ, तो जो मेरे पावर का जो लॉसेस है दैट इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर। यहाँ मैंने इनपुट क्या दिया था, इंडिकेटेड पावर इनपुट दिया था, आउटपुट में क्या मिला मुझे, ब्रेक पावर मिली, और बीच में क्या हुआ, मुझे फ्रिक्शन में लॉसेस हुआ। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी कहलाता है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी एक अच्छी चीज समझने की है आपका। इट इज द क्या है, देखो कोई भी इंजन हो आपका, इंजन में क्या हो रहा है आपका, मान लो फ्यूल, एयर फ्यूल मिक्सचर, पेट्रोल इंजन की बात करें, एयर फ्यूल मिक्सचर उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर कोई भी इंजन सक्शन कर सकता है, या सक्शन कितना कर सकता है, उसके स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर कर सकता है, बट उतना सक्शन नहीं कर पाता है। तो एक्चुअली एक्चुअल कितना सक किया और टोटल कितना कर सकता है उसके स्वेप्ट वॉल्यूम के अनुपात। तो इन दोनों का जो रेशियो कहलाता है एक्चुअल वॉल्यूम सक टू द स्वेप्ट वॉल्यूम, जो इन दोनों का जो रेशियो कहलाता है वो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहलाता है। एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपका रिलेटिव एफिशिएंसी।
रिलेटिव एफिशिएंसी जो होती है वो आपकी या तो मैं ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी या इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकता हूं। यदि मैं ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी की बात करूं NBTH, इसके बेसिस पे आउटपुट एफिशिएंसी, तो कोई भी इंजन हो, चाहे मेरा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हो चाहे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हो, ठीक है, इनकी अपनी एक एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है। क्या होती है? एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। अगर उस एफिशिएंसी की बात करें तो कोई भी इंजन अपनी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी से ज्यादा एफिशिएंसी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मींस अपन माने कोई इंजन अधिकतम कितनी एफिशिएंसी प्रोड्यूस कर सकता है, वो होती है उसकी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। उससे ज्यादा इंजन आपका पावर या एफिशिएंसी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मींस मेरा जो कंसीडरेशन होगा वो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी पे ज्यादा होगा। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के बराबर में एफिशिएंसी लाने की कोशिश करूंगा, बट मेरी एफिशिएंसी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के बराबर नहीं आ पाती। मतलब इनमें भी क्या होगा, एफिशिएंसी में भी डिफरेंस हुआ। इस वजह से एक नई टर्म डिफाइन की हो गई, रिलेटिव एफिशिएंसी। दैट इज द रेशियो ऑफ एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड माय रिलेटिव एफिशिएंसी। वन मोर इंपॉर्टेंट टर्म इज द फ्यूल कंजप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इसको जो कैलकुलेट करते हैं हम फ्यूल कंजप्शन को, वो दो बेसिस पे करते हैं, एक तो ब्रेक पावर के बेसिस पे और एक इंडिकेटेड पावर के बेसिस पे। तो ये सारे कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर, इन सब परफॉर्मेंस पैरामीटर को हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारी जानकारी हमें लेनी आवश्यक है और ये सारी जानकारी हमें इंजन के जो कंपैरिजन या इंजन की जो कैपेसिटीज डिसाइड करने में हमें मदद करती है। आशा करता हूं आप अच्छे से इन पैरामीटर को समझ पाए होंगे और आगे इन सभी पैरामीटर को हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।